नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं एमएस राठौड़, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं जो पात्रता परीक्षा के लिए हम लोगों ने जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, उस कड़ी में जो तीसरा पेपर हुआ उसकी जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो तीसरा हमारा पेपर था उसका जो टॉपिक था वो हमने रखा था पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व है। अब जो व्यक्तित्व जो है उससे हमारे किस तरह के जो क्वेश्चंस थे उनके सॉल्यूशन पर हम लोग यहाँ पर बातचीत करने जा रहे हैं। तो देखिए पेपर आपके सामने है, एक एक प्रश्न पर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि अंतर्मुखता बहिर्मुखता व्यक्तित्व का लक्षण निम्न के द्वारा प्रस्तावित है। यानी अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व के जो लक्षण हैं वो किन के द्वारा बताए गए। तो आप लोग जानते हैं कि अंतर्मुखता और बहिर्मुखता व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो हैंस आइजेंक के द्वारा प्रस्तावित है, हैंस आइजेंक के द्वारा यहाँ पर बताए गए हैं। देखिए दोस्तों, बात करें हम लोग यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो प्रकार हैं वो बताएं जुंग ने। अंतर्मुखी बहिर्मुखी किसके? जुंग के। लेकिन यहाँ पर लिखा गया अंतर्मुखता और बहिर्मुखता, तो अंतर्मुखता और बहिर्मुखता जो है वो बताया गया किसके द्वारा? हैंस आइजेंक के द्वारा यहाँ पर प्रतिपादित किया गया है। आइजेंक जो है उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार प्रस्तावित किए थे जिनको कहा जाता है सुपर फैक्टर। एक का नाम होता है तंत्रिका तापिता बनाम सांवेगिक स्थिरता, दूसरे का जो नाम है अंतर्मुखता बनाम बहिर्मुखता, और तीसरे का जो नाम होता है मनस्तापिता बनाम सामाजिक क्रियाएं प्रायम की क्रियाएं। ठीक है, तो इसका जवाब हैंस आइजेंक हुआ। दूसरा यहाँ पर जो प्रश्न है वो है कि व्यक्तित्व मापन का शाही डब्बा परीक्षण है। देखिए शाही डब्बा परीक्षण, और शाही डब्बा परीक्षण आप लोग जानते हैं होता है आईबीटी, और आईबीटी का मतलब है इंक ब्लॉट टेस्ट जो हरमन रोशा के द्वारा तैयार किया गया। और ये किस प्रकार का परीक्षण होता है? तो ये प्रक्षेपण परीक्षण होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि व्यक्तित्व मापन की विधियों को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, एक होती है प्रक्षेपी विधियां और एक होती है अप्रक्षेपी विधियां। तो जो आईबीटी जो होता है यानी जो इंक ब्लॉट जो टेस्ट है, शाही डब्बा जो परीक्षण है, वो प्रक्षेपण जो परीक्षण होते हैं, प्रक्षेपण जो विधियां होती हैं उनमें शामिल होता है। फिर आता है कि 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? यानी किसकी बात हो रही है? 16 पीएफ। 16 पीएफ का मतलब है पर्सनैलिटी फैक्टर प्रश्नावली, और 16 पीएफ प्रश्नावली जो है इसका निर्माण किया गया केटल के द्वारा। यानी प्रश्नावली जो है वो किसने बनाई? केटल ने बनाई, और उसका प्रयोग किया जाता है व्यक्तित्व का मापन करने के लिए। यानी व्यक्तित्व मापन करने के लिए इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है जो केटल के द्वारा बनाई गई थी, जिसका नाम 16 पीएफ यानी पर्सनैलिटी फैक्टर या व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। अब देखिए आता है अंतर्मुखी बालक की मुख्य विशेषता क्या है। यहाँ पर बात किसकी हो रही है? अंतर्मुखी बालक की बात हो रही है। तो पूछा गया कि अंतर्मुखी जो बालक है उसकी प्रमुख विशेषता क्या है। तो देखो वह कक्षा में सभी से मेलजोल रखता है। ये अंतर्मुखी बालक नहीं होता है, बहिर्मुखी बालक होता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में निरंतर भाग लेता है, एकांत में रहकर कम बातचीत करने वाला होता है। यस, अंतर्मुखी जो होता है वो एकांत प्रिय होता है, अकेले रहना पसंद करता है। तो इसका जो जवाब होगा वो ये। फिर देखिए अगला जो प्रश्न है वो है कि व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय, कौन सा? समाज शास्त्रीय प्रकार का सिद्धांत दिया गया। तो देखिए व्यक्तित्व का समाज शास्त्रीय प्रकार जो सिद्धांत है वो स्प्रेंगर के द्वारा प्रस्तुत किया गया। स्प्रेंगर ने अपनी एक पुस्तक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मैन, और ये टाइप्स ऑफ मैन जो पुस्तक है इसमें 6 प्रकार का व्यक्तित्व बताया जिसका आधार था समाज शास्त्रीय। यानी समाज शास्त्रीय आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व के ये 6 प्रकार प्रतिपादित किए थे। तो ये जो सिद्धांत दिया गया स्प्रेंगर के द्वारा दिया गया, जो कि एक जर्मन फिलोसोफर है, जर्मन दार्शनिक है ये। फिर आता है कि व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण, व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया। तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण हिप्पोक्रेटस ने 400 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व अपनी पुस्तक जिसका नाम था नेचर ऑफ मैन, नेचर ऑफ मैन, ये नेचर ऑफ मैन नाम की जो पुस्तक है इसमें 4 प्रकार के द्रव के आधार पर इन्होंने 4 प्रकार के व्यक्तित्व
प्रस्तुत किए थे, जिनके नाम हैं सैंग्विन पर्सनैलिटी, दूसरा फ्लेगमेटिक, तीसरा कोलरिक और चौथा मेलेनकोलिक। ये 4 प्रकार के व्यक्तित्व बताए गए थे। अब देखिए आता है आपका कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में इसके अपूर्ण समायोजन को निर्धारित करते हैं। एक डेफिनेशन है, ये पर्सनैलिटी की परिभाषा है और ये परिभाषा जो प्रस्तुत की गई वो प्रस्तुत की गई GW आल्पोर्ट के द्वारा, यानी डेफिनेशन है ये। फिर आता है कि व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया। तो देखिए व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम जो सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया गया बांडुरा और वाल्टर के द्वारा। 1977 में प्रस्तुत किया गया और 1986 में इन्होंने इसका नाम बदलकर सामाजिक संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि निम्न में से कौन शेष से भिन्न है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा है जो औरों से अलग है। तो देखिए TAT ये व्यक्तित्व मापन का मेथड होता है, 16 PF भी व्यक्तित्व मापन का मेथड होता है, रेवेन का परीक्षण और ड्रोएमन टेस्ट। देखो ये व्यक्तित्व मापन की विधि है, ये भी व्यक्तित्व मापन की विधि है और ये भी व्यक्तित्व मापन की विधि है, लेकिन ये जो परीक्षण है ये परीक्षण आपका बुद्धि का परीक्षण है, यानी इसके द्वारा क्या किया जाता है, बुद्धि का मापन किया जाता है। तो यही इन सबसे भिन्न होता है, इन तीनों से भिन्न है ड्रोएमन टेस्ट और इसी के जगह एक नाम है ड्रो ए पर्सन टेस्ट। तो ड्रो ए पर्सन टेस्ट या मेन जो टेस्ट होता है ये दोनों का टेस्ट होता है, आपका बुद्धि के लिए भी यूज होता है और आपका व्यक्तित्व में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये केवल और केवल कहां पे प्रयोग होता है, आपका ये बुद्धि के मापन में प्रयुक्त होता है। फिर आया कि मुरे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, तो वह क्या है। तो आप लोग जानते हैं कि मॉर्गन और मुरे ने एक टेस्ट बनाया जिसका नाम है TAT और TAT का मतलब होता है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट, यानी कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। तो देखो नीचे लिखा हुआ है विषय आत्मबोधन परीक्षण। तो ये टेस्ट था जिसका निर्माण करके इन्होंने इतिहास रच दिया। ठीक है। अब आता है आपका कि बाह्य आभास यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात हो रही है। तो बाह्य आभास के आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन कहा जाता है। तो इसके आधार पर व्यक्तित्व का वर्णन जो होता है वो होता है सतही दृष्टिकोण, यानी इसमें क्या देखा जाता है कि जो पर्सन है उसकी लुकिंग किस तरह की है, उसका हाइट जो है वो कैसी है, उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है वो किस प्रकार का है। तो ये सब सतही दृष्टिकोण होता है। ठीक है। फिर देखिए आता है एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें, देखिए क्या लिखा है, एक संतुलित व्यक्तित्व वह है जिसमें। तो आप लोग जानते हैं कि जो पर्सनैलिटी होती है उसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है इड, दूसरा होता है ईगो और तीसरा होता है सुपर ईगो। ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि एक पर्सन की पर्सनैलिटी तभी तक बनी हुई रहती है जब तक ये ईगो स्ट्रोंग होता है, जब ईगो मजबूत होता है। यानी ईगो क्या करता है कि इड और सुपर ईगो को बैलेंस करता है ताकि एक पर्सन की पर्सनैलिटी बनी हुई रहे। अब देखो ऑप्शंस पे बात करते हैं तो क्या लिखा है, इदम एवं परायम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन है कि इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है। तो यह संतुलन इड और सुपर ईगो यानी इदम और परायम के बीच में। फिर लिखा है कि इदम एवं अहम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, अहम एवं परायम के बीच संतुलन स्थापित किया जाता है, मजबूत अहम को बनाया जाता है। तो देखिए इसका जो जवाब होगा वो ये होगा। हालांकि आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने ये ऑप्शन भी सही किया हो, लेकिन मैं आपको यहां पर एक्सप्लेन कर दूं, आपको बता दूं, क्योंकि जब ये ईगो मजबूत होगा, ईगो मजबूत होगा ना, तो इन दोनों के बीच में संतुलन अपने आप ही करेगा, क्योंकि ये ईगो का काम होता है कि वो इड और सुपर ईगो को क्या करे, बैलेंस करे, दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करवाए। और ये तभी होगा जब क्या होगा, ये अहम मजबूत होगा। तो अहम जब मजबूत होगा तो इन दोनों के बीच में क्या करेगा, बैलेंस बनाएगा। तो 2 ऑप्शन यहां पर है 1 और 4, लेकिन इसके लिए सही जो जवाब होगा, राइट जो ऑप्शन है आपका वो कौन सा वाला है, वो ये वाला है। जब ये मजबूत होगा तो ये काम तो अपने आप ही होगा। अब देखिए आता है कि निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो अभी जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि व्यक्तित्व मापन की जो विधियां हैं इनको 2 भागों में बांटा जाता है, एक प्रक्षेपी विधियां होती हैं और एक अप्रक्षेपी विधियां होती हैं। बंद हो गया।
ये तो हो रहा है कि देखिए आगे अगला जो प्रश्न है उस पर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आएगी इनमें से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है, यानी कौन सी प्रक्षेपण तकनीक नहीं है। तो देखो खेल तकनीक जो है प्रक्षेपण होती है, शब्द साचरी भी ये प्रक्षेपण तकनीक होती है आपकी, चित्र साचरी जो भी प्रक्षेपण तकनीक है, लेकिन व्यक्तिगत जो अध्ययन होता है ये अप्रक्षेपी तकनीक होती है, प्रक्षेपी तकनीक नहीं होती है। फिर आता है कि क्रेसमर ने व्यक्तित्व को निम्न में से किस प्रमुख प्रकार में वर्गीकृत किया है। तो क्रेशमर जो है उसने व्यक्तित्व के जो प्रकार बताए, 4 प्रकार बताए। एक बताया गोलाकार, दूसरा जो बताया वो बताया लंबा काय, तीसरा बताया सुडोल काय और चौथा बताया मिश्रित काय। तो देखिए बात करते हैं तो क्रश काय ये बताया है, सुडोल काय भी बताया है, गोला काय भी बताया है और उपयुक्त सभी इसका जवाब होगा। अब देखिए आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है, यानी कौन सा जो लक्षण है वो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का नहीं है। तो देखिए आत्म केंद्रित ये अंतर्मुखी का लक्षण होता है, रूढ़िवादी भी लक्षण होता है, दब्बू यानी जो संकोचित स्वभाव होता है वो भी इसका लक्षण होता है, लेकिन सामाजिकता जो है ना ये बहिर्मुखी का लक्षण होता है। तो यही इसका जवाब होगा कि ये इसका लक्षण नहीं है। फिर आए निम्न में से किसे व्यक्तित्व की नैतिकता वाली भुजा कहेंगे। तो देखो व्यक्तित्व की नैतिकता वाली जो भुजा होती है वो होता है सुपर ईगो, क्योंकि सुपर ईगो जो होता है वो आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। ये कौन से सिद्धांत पर? आदर्शवादी सिद्धांत पर कार्य करता है। और ये जो सिद्धांत है ये व्यक्तित्व का जो घटक होता है ये व्यक्ति को ये बताता है उचित अनुचित क्या है इसकी जानकारी देता है। फिर देखिए बात करते हैं आगे हम लोग फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार मुख्य अवस्था की आयु सीमा है। तो देखिए मुख्य अवस्था जो होती है वो पहली अवस्था होती है जहां पर कामुकता क्षेत्र मुंह होता है और मुंह से किए जाने वाली सभी क्रियाओं से लैंगिक सुख की प्राप्ति होती है, और इसकी जो अवधि होती है वो होती है जन्म से लेकर के और 1 वर्ष। अब आता है कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो कि अधिकांश से छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। तो देखिए यहां पर बात की जा रही है चेतन, अचेतन, अर्धचेतन, और बर्फ का जो टुकड़ा है हिमखंड जो है उससे तुलना की गई। तो हम लोग जानते हैं कि ये मनोविश्लेषण जो सिद्धांत होता है उसकी विचारधारा है, जहां पर जो हमारा जो माइंड है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड माना गया है, ऐसे 3 भागों में बटा होता है। ये वाला जो होता है वो होता है आपका अचेतन, और ये होता है 9/10, और ये है चेतन, और ये होता है 1/10। और इसकी तुलना जो की गई वो की गई हिमखंड से की गई है। तो ये मनोविश्लेषण जो सिद्धांत है उसकी विचारधारा है, तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर देखिए आता है इरोज शब्द संबंधित है। तो इरोज जो है वो एक मूल प्रति होती है, और इरोज जो है वो जीवन से संबंधित मूल प्रति है जो निर्माणात्मक कार्यों के लिए उत्तरदायी होती है। सिगमंड फ्राइड ने मूल प्रतियों के 2 प्रकार बताए, एक बताया इरोज जो जीवन से संबंधित मूल प्रति है, दूसरा बताया थेनेटोस जो मृत्यु से संबंधित मूल प्रति होती है। फिर आता है कि अहम शब्द यानी ईगो शब्द संबंधित है। तो ईगो शब्द जो संबंधित है वो वास्तविकता के सिद्धांत पर, सुख का जो सिद्धांत है उससे संबंधित होता है इड, वास्तविकता सिद्धांत से जो होता है वो होता है ईगो,
और जो आदर्शवादी सिद्धांत होता है उससे होता है सुपर ईगो। ठीक है, तो यहां पूछा गया कि ईगो जो है वो शब्द संबंधित है तो वास्तविकता के सिद्धांत से संबंधित है। अब देखिए कि फ्राइड के मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत की लैंगिक अवस्था, देखो दोस्तों यहाँ पे शब्द लिखा है लैंगिक अवस्था, और जो लैंगिक अवस्था है उसका अर्थ यहां पर जननेंद्रिय अवस्था से लगाना है। जननेंद्रिय अवस्था यानी ये लिंग प्रधान अवस्था नहीं है। आप कहीं लैंगिक अवस्था का जो अर्थ लगाए वो लगाए किससे? लिंग प्रधान अवस्था से। तो ये लिंग प्रधान अवस्था नहीं है, ये जननेंद्रिय अवस्था यानी कि जेनिटल जो स्टेज है ना उसकी बात यहां पर की जा रही है। ये जेनिटल स्टेज है आपकी। अब देखो इधर आया कि इसकी जो अवस्था है, इसका जो आयु विस्तार है एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास के मतलब किस अवस्था के समतुल्य है। तो देखो जननेंद्रिय जो अवस्था होती है ये प्रारंभ होती है 13 वर्ष से निरंतर, 13 वर्ष से निरंतर यानी 12 के बाद में स्टार्ट होती है। और इधर अगर हम बात करें तो विश्वास बनाम अविश्वास पहली अवस्था होती है जो जन्म से लेकर के 1 वर्ष तक होती है। फिर दूसरी स्वायत्ता बनाम शर्म एवं संदेह होती है, और ये जो होती है वो आपकी 2 से 3 वर्ष होती है। फिर पहल क्षमता बनाम ये वाला जो होता है ये खेल अवस्था इसको हम लोग बोलते हैं, और इसकी अवधि होती है 4 से 6 वर्ष। और फिर ये आपका जो है किशोरावस्था जिसकी अवधि होती है आपकी 13 से लेकर के 19-20 वर्ष तक। तो यहां पर यही पूछा गया कि अब देखो 13 वर्ष से ये जुड़ा हुआ है और 13 वर्ष से ये जुड़ा हुआ है, तो कौन सी अवस्था समतुल्य है? ये वाली अवस्था इसके समतुल्य। फिर से बता रहा हूं यहां लैंगिक जो अवस्था है उसका अभिप्राय जननेंद्रिय अवस्था से है, ना कि लिंग प्रधान अवस्था से है। अब देखिए आगे हम लोग बातचीत करें यहां पर कि फ्राइड के अनुसार मन की अवस्थाओं का सही क्रम क्या होता है। फ्राइड के अनुसार जो मन की अवस्था है उनका सही क्रम क्या होता है? तो आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले होता है इड, और इड के बाद होता है ईगो, और ईगो के बाद में होता है सुपर ईगो। ये इनका क्रम होता है। ठीक है, अब देखो इड जो होता है वो होता है इदम, और ईगो होता है अहम। ठीक है ना, तो देखो इदम, अहम और परायम, ये इसका सही क्रम होता है। अब एक प्रश्न हमारा यहाँ पर बाय मिस्टेक मिस हो गया है तो मैं आपको बोलकर बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 22 जो है हमारा वो इसमें नहीं आ पाया किसी कारणवश, तो सुन लीजिए। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी तकनीक अचेतन मन में छिपी भावनाओं को जानने में उपयोगी है। तो देखिए अचेतन मन का पता लगाने के लिए जो प्रक्षेपी विधियां होती हैं उनका प्रयोग किया जाता है, और जैसे आपके इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग हम बात करें तो कौन सा इनमें प्रक्षेपण परीक्षण होता है। तो पहला लिखा है स्थिति पूरक परीक्षण, तो ये नहीं होता है। साक्षात्कार जो है ये भी अप्रक्षेपी है। 16 पीएफ जो है वो भी अप्रक्षेपी है, लेकिन वाक्य पूर्ति परीक्षण जो है वो आपका प्रक्षेपण तकनीक होता है, और इन्हीं से अचेतन मन का पता लगाया जाता है। अचेतन मन की छुपी बातों का पता लगाते हैं, तो इसका जवाब होगा वाक्य पूर्ति परीक्षण। अब देखिए आता है कि रोरशा शाही धब्बा निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है। तो देखो रोरशा शाही धब्बा जो परीक्षण है वो आपका एक प्रक्षेपी टेक्निक होता है, प्रक्षेपी परीक्षण होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस प्रकार की तकनीक है, प्रक्षेपी तकनीक होती है। फिर है कि व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, यानी कौन सा कथन गलत है। तो व्यक्तित्व अपूर्व और विशिष्ट होता है, बिल्कुल ये कथन सही है। व्यक्तित्व वंशानुक्रम वातावरण के संयुक्त उपज है, ये भी सही है। फिर है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के अर्धचेतन और अचेतन व्यवहार तक फैला रहता है, ये भी सही है। फिर लिखा कि व्यक्तित्व व्यक्ति के केवल बाहरी रूप तक सीमित है। तो ये बाहरी रूप तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि जो अल्पोर्ट है उन्होंने शब्द यूज किया था मनोशारीरिक। कौन सा शब्द काम में लिया? मनोशारीरिक। तो इसमें व्यक्तित्व के दोनों घटक शामिल होते हैं, यानी आंतरिक भी और बाह्य भी। तो दोनों इसमें पक्ष जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ये आंतरिक होता है और ये हमारा बाह्य होता है, तो दोनों इसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आया कि अत्यधिक वाचाल प्रश्नचित सामाजिक प्रवृत्ति। तो आप जानते हैं कि ज्यादा बोलने वाला, खुश रहने वाला, सामाजिक प्रवृत्ति वाला, मिलन मेलजोल रखने वाला, ये कैसा होता है? तो ये होता है बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट होता है। तो बहिर्मुखी व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं वाचाल प्रवृत्ति के होते हैं, सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं। ठीक है ना। अब देखिए आगे बात करें हम, अगला प्रश्न, बहिर्मुखी विद्यार्थी अंतर्मुखी विद्यार्थी से किस विशेषता के आधार पर भिन्न होता है।
यहाँ पर बात हो रही है कि बहिर्मुखी जो विद्यार्थी है वो अंतर्मुखी से कैसे भिन्न होता है। तो अभी पिछला जो प्रश्न था उसमें हमने देखा कि बहिर्मुखी जो होते हैं वो सिचुएशंस को हैंडल करना जानते हैं, ज्यादा बोलने वाले होते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, ठीक है ना, उन्मुक्त स्वभाव के होते हैं। तो देखिए इस प्रकार के जो चीजें हैं उसमें देखिए हम, तो मजबूत भावनाएं, पसंदगी एवं नापसंदगी, मन ही मन परेशान होने की अपेक्षा अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है, अपने बौद्धिक कार्यों में डूबा रहता है, बोलने की अपेक्षा लिखने में बेहतर। तो देखिए ये अंतर्मुखी की विशेषता है, ये भी अंतर्मुखी की विशेषता है, ये भी अंतर्मुखी की विशेषता है, लेकिन ये क्या है, ये बहिर्मुखी की विशेषता होती है। तो ये इसका जवाब होगा कि जो बहिर्मुखी होता है वो मन ही मन परेशान होने की बजाय अपनी भावनाओं को क्या करता है, अभिव्यक्त कर देता है। फिर आता है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। देखिए कौन सी विधि पूछ रहा है, वस्तुनिष्ठ विधि पूछ रहा है। अब देखो अप्रक्षेपी जो विधियां होती हैं इनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधियां, ठीक है, और एक होती है आपकी आत्मनिष्ठ विधियां। अब जो आत्मनिष्ठ विधियां होती है इसमें आता है आत्मकथा, दूसरा होता है साक्षात्कार, तीसरा होता है प्रश्नावली, चौथा होता है व्यक्ति इतिहास। ये सब कैसी विधियां हैं, ये सब आत्मनिष्ठ। वस्तुनिष्ठ जो विधियां होती हैं उसमें पहला होता है समाजमिति, दूसरा होता है निरीक्षण, एक होता है स्तरमाप और एक होता है शारीरिक परीक्षण, ठीक है। अब देखिए जो प्रश्न उस पे आए हम, तो देखिए प्रश्न में क्या लिखा है कि एक बालक के व्यक्तित्व के मापन की सर्वाधिक वस्तुनिष्ठ विधि है। तो प्रक्षेपी विधि नहीं है। साक्षात्कार विधि देख रहे हैं किस में आती है, आत्मनिष्ठ में आती है। प्रश्नावली भी आत्मनिष्ठ में आती है। समाजमिति जो विधि है वो वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इसका जवाब ये। अब देखिए कि बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। देखिए यहां पर बात हो रही है CAT यानी चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट, जो बनाया गया लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा, और उसमें 10 कार्ड होते हैं, और जो 10 कार्ड होते हैं इन पर मानव चित्रों के स्थान पर पशु पक्षी और जानवरों के चित्र होते हैं। तो देखो यहां पर लिखा गया है कि लोगों के स्थान पर किसके चित्र होते हैं, जानवरों के चित्र यहां पर होते हैं। फिर आया इधर की सिजोइड वर्ग में किस प्रकार के बालक आते हैं। तो देखिए ये सिजोइड जो वर्ग है इसकी जो बात की गई वो बात की गई क्रेचमर के द्वारा। क्रेचमर जो है उन्होंने जो व्यक्तित्व बताए उस प्रकार के व्यक्तित्व में एक व्यक्तित्व होता है लंबा काय, जिसको हम लोग बोलते हैं। और लंबाकाई व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उनकी हाइट होती है ज्यादा, यानी ऊंचाई ज्यादा, वजन कम होते हैं, दिखने में दुबले पतले होते हैं, और इन लोगों की जो चित्त प्रवृत्ति होती है, जो स्वभाव होता है, उसको इन्होंने नाम दिया था सिजोइड। कौन सा नाम दिया, सिजोइड। और सिजोइड वाले जो होते हैं ना, इनमें जो होता है सिजोइड, अब सिजोइड जो है ये लोग दुबले पतले होते हैं, ठीक है। तो दुबले पतले पूछा यहां पर, तो दुबले पतले वाले जो बालक होते हैं वो किस वर्ग में आएंगे, वो सिजोइड वाले में आएंगे। तो इसका जवाब हुआ ये। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस जिनके ऊपर हमने यहाँ पर सॉल्यूशन पे बात करी। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।